ज्यादा मंदिर जाती चलते हैं। बिल्कुल जाती हूँ, क्यों नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण की बेटी हूँ, मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कल को नमाज हो रही है तो नमाज अदा नहीं, नमाज भी अदा करूंगी, नमाज भी अदा करूंगी। मेरे परिवार ने सिखाया है जात वर्ग सब एक समान, हम तो उसी समानता से जा नहीं सकता। सीएम ने तो खुद अपने एरिया में काम नहीं किया तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या काम करेगा। हाँ, उसको क्या करना चाहिए। मैं कह रही हूँ योगी बाबा एक काम करो, तुमने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, ठीक है, घंटा बजाना तुम्हारा काम है, घंटा बजा लो, ठीक है, घंटा बजाओ और पूजा पाठ करो, अपनी सक्रियता पूजा पाठ में लगाओ, फालतू में इधर उधर मतवादी मत करो। तुमने सिर्फ क्रिमिनल किसको बोल रही हैं? उन्हीं को बोला। फालतू शब्द एक मुख्यमंत्री को बोलना शोभा देता है? फालतू काम ना करो। मैंने कहा सीआर के गांव में आए, गांव से निकल के जंगल में आए लगी और जंगल से गांव में आए लगी तो कितने देर तक आग ये रही, खत्म होए वाला बाटे हैं ये, इसलिए अब ज़्यादा आग दिखावत बाटे हैं, कौनो फर्क नहीं पड़ी। अब देख लो तिवारी जी लोग जुड़ गए हैं, तब इनके नींद बेकार हो गई बा सीएम साहब के। और सीएम साहब हम सब लोग मैसेज दे रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं आपके रहने पर, इतनी हत्याएं कभी गोरखपुर में नहीं हुई थी। खुले चुनौती है, सीएम साहब इस समय जातिवाद को लेकर घुमाते हैं, खाली जातिवाद करते हैं। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम बस्ती सदर में है। आपको बता दें यहाँ डॉक्टर बबीता शुक्ला जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कितना हुआ है बस्ती का विकास। बबीता जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों पर आते हैं जी, कि बस्ती का आपकी नज़र से कितना विकास हुआ और कितना होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको समय देने के लिए। और बस्ती सदर की मैं एकमात्र महिला प्रत्याशी हूँ और मेरा नाम डॉक्टर बबीता शुक्ला है। मैं आपको जो वर्णन दूंगी वो ये कि बस्ती सदर का विकास कभी हुआ ही नहीं। 40 साल से मैं इस बस्ती को देख रही हूँ और 36 सालों में किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट इस शहर में नहीं हुआ है और ना होने की आशाएं हैं। अगर मेरे जैसा प्रत्याशी निकल के आता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, अन्यथा अगर कोई दूसरा प्रत्याशी निकलता है तो डेवलपमेंट निल हो जाएगा इस शहर का। कांग्रेस से आप प्रत्याशी हो सकती हैं जी, महिलाओं की बात प्रियंका जी लगातार कर रही हैं 40%। सवाल यह आता है 40% महिला जो हैं टिकट खोजने में ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब पूरे प्रदेश की बात मैं करूंगा कि अभी तक जो है 40% महिला ही नहीं मिली, तो फिर बस्ती की बात कैसे हो पाएगी, महिलाओं की बात कैसे हो पाएगी? देखिए 40% जहाँ तक प्रियंका दीदी ने बोला है और मुझे ये लगता है कि हमारी रैकी चल रही है, रैकी करवा रही हैं वो जगह जगह पर। और जब हम लोगों को स्क्रीन कमेटी में बुलाया गया था तो उस समय में हम लोगों की दावेदारी वहाँ बनी थी और हम लोगों ने इस बात को प्रूव किया था कि हम उन 40% में एक ऐसी प्रत्याशी हूँ कि 5 विधानसभा से सिंगल फाइटर हूँ और जिसका नाम मुझे लगता है कि अभी तक कांग्रेस के प्रियंका दीदी के कान तक जा चुका होगा। जहाँ तक 40% महिलाएं नहीं मिलेगा सवाल है तो खाली नहीं मिल रही हैं। मैं फिर सवाल पर आता हूँ, नहीं मिल रही हैं तभी इतना जो है लेट। अभी तक 100 प्रत्याशी कभी इन्होंने कहा था घोषणा कर देंगे, 100 हो भी नहीं पाया जी। तो कहीं ना कहीं महिला मिल नहीं रही है। 100 में 40 तो इनको देना पड़ेगा ना। जी जी, 100 में 40 देना पड़ेगा, जी, तो 40 तो मिल नहीं रही है ना जी। 40 अगर नहीं मिल रही है तो ये तो बड़ा एक विषय है, क्योंकि देखिए भागीदारी की जहाँ तक बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी महिलाओं को इवन 13% भी एंट्री नहीं दी गई, किसी पार्टी ने नहीं दी है। तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य है जो प्रियंका दीदी लेके आई हैं कि 40% की भागीदारी दी जाए। अगर महिलाएं स्तंभ रूप से मजबूती के साथ अगर आएंगी 40% पे तो मुझे लगता है कि यौन शोषण पे कंट्रोल हो जाएगा, जहाँ की यौन शोषण सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने देखा कि यहाँ पर महिलाएं शोषित बहुत ज़्यादा हैं, पुरुषों के द्वारा बहुत ज़्यादा हनन किया जा रहा है महिलाओं का। मैं रोज़ गाँव में घूम रही हूँ, हर तीसरी महिला यहाँ पर प्रताड़ित की जाती है और तीसरी महिला के साथ साथ योगी बाबा और आगे मोदी जी जो हमारे सरकार में बैठे हुए हैं, इन लोगों के जितने भी सांसद हैं अभी तक के, अगर आप लिस्ट निकाल के देखें तो 50% सांसद इनके रेपिस्ट हैं जो रेप करने के बाद। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं जी, ये बड़ी बात आप कह रही हैं। क्या बोली हैं अभी आप क्या बोली? मैं कह रही हूँ कि आप बोल रही हैं कि 50% जी
हैं। आप बताइए, आप उठाइए। सेंगर केस आपने देखा? सेंगर केस के बाद अभी देखिए किसान हत्या जो की गई, किसानों की हत्या की गई, कहाँ है मिश्रा जी? इनको अरेस्ट किया जाए। इनको क्यों रखे हैं ये मंत्रिमंडल में? क्यों घुमा रहे हैं अपने साथ बीजेपी वाले? इसका मतलब कि ये लोग हर उस गलत आदमी का साथ देते हैं और गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं जब बीजेपी में वो चले जाते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर 40% की भागीदारी दीदी दे रही है तो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये स्टेप लिया है कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है महिला को सशक्तिकरण की। नारी सशक्तिकरण की बात दौड़ दौड़ के बार बार मोदी सरकार कहती रहती है, बार बार बीजेपी सरकार कहती रहती है, लेकिन आज तक उन्होंने ये क्यों आह्वान नहीं किया? आपको पता है, बीजेपी की बात कर रही हूँ, बस्ती शहर के अंदर जाके देखिए, जब आपका योगी बाबा या कोई भी सांसद आता है यहाँ पर, तो महिलाएं जो महिलाएं ग्रुप में काम करती हैं यहाँ पे, उनकी लाइनें लगा के उनको क्यू अप कर दिया जाता है। मैं पूछती हूँ क्यों? अगर उन्होंने ग्रुप बनाकर समूह में काम करने वाली महिलाएं हैं या आशा बहुएं हैं, उनको क्यों अप किया जाता है? उनको क्यों बुलाती है बीजेपी सरकार? उनकी नौकर नहीं है वो महिलाएं, उनका चेहरा देखने के लिए बुलाते हैं, उनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाते हैं। तो मैं बार बार कहूंगी, सबसे ज्यादा चीरहरण भाजपा सरकार में महिलाओं का किया गया है, और इस चीरहरण को रोकने के लिए प्रियंका दीदी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। 40% भागीदारी। महिलाओं का चीरहरण की बात करी, स्मृति ईरानी हुई, सुषमा स्वराज थी, इसके पहले देहांत हो गया। बहुत सारी महिलाएं, उमा भारती हैं, पार्टी नेतृत्व जो है अच्छा उनको मौका दे रहा है और अच्छा काम कर रही है। हाँ, मैं ये कहाँ कह रही हूँ, लेकिन आप उनकी सच्चाई जानिए ना कि चीरहरण कहाँ हुआ। आप ही बता दीजिए। अब वो उनसे पूछिए, आप ही बता दीजिए। नहीं, वो अगर आप कह रही हैं, नहीं सवाल तो आप ही कर दी ना। अच्छा चलिए, चीरहरण की बात कर रहे हैं। कंगना रावत जैसी महिला जो सोशल मीडिया पर अपने सबसे ज़्यादा जिस्म प्रदर्शन के लिए फेमस होती है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स लेने वाली महिला होती है, उस महिला को आपने उठा करके रानी लक्ष्मीबाई की पदवी पकड़ा दी। ये क्या अपमान नहीं है रानी लक्ष्मीबाई का? एक नंगन अवस्था में चलने वाली महिला को आप रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि दे देते हो, और वो महिला जिसका सेंगर ने रेप किया, जिसको सेंगर ने गाड़ी से मरवाया, उसको क्यों नहीं वो पदवी दी तुमने? उसको तुमने क्या बना दिया? उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया तुमने। इससे ज्यादा और दुखदाई क्या हो सकता है? आगे आ जाइए, अभी इलेक्शन हुए हैं, 6 महीने पहले की बात है, लखीमपुर दूर नहीं है, समाजवादी पार्टी की महिला, उसने अप्लाई किया, उसको चीरहरण किया गया, सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि उसकी साड़ी खींची जा रही है पुरुषों के द्वारा। क्या है ये क्या है? बीजेपी और सपा में कितना अंतर आप देखती है? क्योंकि आपकी पार्टी तो कभी सत्ता में रही नहीं, 32 साल, कम से कम 32 साल तो होने वाला है, लेकिन बीजेपी और सपा में अंतर करना हो तो कितना अंतर पाती है? अंतर मैं अगर बोलूँगी तो ये कहूँगी कि देखिए, एजुकेशन की बात कर लूँगी तो अखिलेश जी वेल एजुकेटेड नेता हैं। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव और योगी की बात नहीं कर रहा। देखिए, सरकार की अगर आप बात करेंगे तो सरकार, उनके समय भी क्रिमिनल एक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, शोषण भी हो जाता है, महिलाओं का काफ़ी शोषण होता है, दबंगई बहुत ज़्यादा निकल के सड़क पर आ जाती है, ये सत्य है। महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं उस समय। तो बीजेपी की बात करती हूँ तो बीजेपी में भी वही स्थिति है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं उनके राजकाल में। आगे हमारी पार्टी अगर आती है निकल करके, हम लोग चुनाव जीतते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पहले महिला पे काम करेंगे। महिला यादव जी कहते हैं कि राहुल जी के साथ जो है मिलकर 2017 में चुनाव लड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मतलब वो कहीं आपको ले ही नहीं रहे हैं, आप लोग लगातार उनसे चिपकते जा रहे हैं। सर देखिए, अगर अखिलेश जी ऐसा कहते हैं तो कहे हैं, अगर कहे हैं, मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर कहे भी हैं अखिलेश जी, तो शायद अखिलेश जी ने कहीं गलती करी है, ये शब्द बोलना नहीं चाहिए था उनको, क्योंकि राहुल जी उनसे चिपकने नहीं गए हैं, वो भी चिपके हैं राहुल जी से। उनको भी देखिए, केंद्र की अगर बात करते हैं आप, तो 2 ही पार्टियां ऐसी पार्टी हैं जो आज भी राज करेंगी और करेंगी 70 साल के बाद भी, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे सकता था। अगर अखिलेश जी कांग्रेस के साथ आए हैं तो ये उनके, तो कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। सर उसमें कोई अंतर नहीं सर, वो तो अखिलेश जी को भी बहुत लोग कहते हैं कि अखिलेश जी और उनके चाचा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब क्या समझा जाए इसको? इस पर कोई जवाब ना ही दूं तो अच्छा है। और चाचा भतीजा एक हैं। अगर अपने फादर का आप इज्जत नहीं कर रहे हो, उनको कह देते हो चुप रहो, क्या आप ऐसा कह सकते हैं?
आप नहीं कह सकते ना, स्टेज पे तो अपने फादर को नहीं कह सकते। तो संस्कार हैं सर, ये संस्कार हैं। हमारे कांग्रेस के अंदर जो संस्कार हैं वो राहुल जी दिखाते हैं। राहुल जी ने कभी किसी को अशब्द नहीं यूज किया, प्रियंका जी ने कभी अशब्द नहीं यूज किया। आप बताइए, लोग यहाँ तक कि नेहरू जी को बोल दिए कि नेहरू जी गलत आदमी थे। इवन बापू जी के लिए कितने गलत गलत शब्द हैं। देश विदेश में मैं आपको बता रही हूँ कि हर जगह आज भी बापू की प्रतिमा पर पूजा माल्य अर्पण किया जाता है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर इस तरीके की क्राइटेरिया की गई कि बापू जी को आज के डेट में लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाना नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि इनका नाम फ्लैश कर दिया जाए और अपना नाम आगे बढ़ा दिया जाए। तो इसमें बीजेपी सरकार ने अपने तंत्र मंत्र और आईटी सेल बैठाकर जिनको 5-5 हज़ार रुपये सैलरी दी गई और बढ़िया काम किया उन्होंने, लेकिन उनका समय आ चुका है। और आरएसएस तो खुद ही भारत विरोधी है, वो तो खुद बहुत बड़ा विरोधी आदमी है। वो किस तरीके का बगावत, वो क्या करेगा, क्या सिखाएगा किसी को? वो तो खुद ही विरोधी आदमी है। कैसे? वो तो झंडा फहराने के लिए भी मना नहीं, अब तो लग गया ना। अरे भाई, अब लग गया तो अच्छी बात है ना। तो पहले क्यों नहीं लगा था? कह रहे हैं अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब शुभकामनाएं, देर से आए दुरुस्त आए, देर से आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी बहुत हिंदू बन रहे हैं, वो कब से हिंदू हो गए? सर वो तो हिंदू है ही नहीं, अब कह रहे हैं कि हिंदू 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 हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदू नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हिंदू से जोड़ के हिंदुत्व को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदुत्व पार्टी का एजेंडा है, मतलब बीजेपी का है, मैं हिंदू हूँ। जी, बिल्कुल सत्य है। देखिए, हिंदुत्व का मतलब क्या है कि भारतवर्ष एक हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जात और किसी भी बिरादर का हो, लेकिन वो हिंदुत्व से जोड़ा जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। पहले बीजेपी करती थी, अब लोग आप लोग भी लाइन में आ गए। सर सेकुलर दल बनते थे ना सर, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हिंदू चिढ़ते, जाते नहीं थे, मंदिर नहीं जाते थे, तमाम चीज़ें नहीं होती थी, टोपी पहन लेना, इस तरह का चीज़ बीजेपी आरोप कर। सर, आज भी हम टोपी पहनने के लिए तैयार हैं। बबीता शुक्ला, आप शायद मेरे विधानसभा में घूमेंगे तो जितने हिंदू मेरे साथ चलते हैं उससे ही ज़्यादा मुसलमान चलते हैं। बिल्कुल जाती हूँ, क्यों नहीं जाऊँगी? ब्राह्मण की बेटी हूँ, मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कल को नमाज हो रही है तो नमाज अदा नहीं, नमाज भी अदा करूँगी। मेरे परिवार ने सिखाया है, जात वर्ग सब एक समान, हम तो उसी समानता के साथ सबको देखते हैं। पेट से कोई पैदा होकर थोड़ी हिंदुत्व आया था सर। हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान हिंदुत्व को प्राप्त करता है और हर जात हर वर्ग को एक साथ में लेके चलने की सिर्फ क्षमता अगर किसी में है तो कांग्रेस पार्टी में है, और किसी के अंदर नहीं है सर। बस्ती का सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है? आप यहीं की रहने वाली हैं, प्रत्याशी भी हो सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हरीश द्विवेदी यहाँ के सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या तो रोड है सर। आप जिस रोड पे जाएंगे वहाँ पर बार बार आपने देखा होगा कि बड़ा सा बोर्ड योगी बाबा ने लगाया था लखनऊ में कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था। है तो किधर उत्तम प्रदेश है सर? सड़क तो चकाचक बन ही गया, किधर? रोड तो बन ही रहा है ना, बन गया है, बन रहा है। अरे सीएम के प्रदेश की बात कर लीजिए सर, घासी कटरा रोड पे चले जाइए, आपके पास वीडियो ना हो तो मैं वायरल कर दूं सर। घासी कटरा रोड पे जाकर देखिए ना क्या स्थिति है, इतनी बदबू आती है कि कोई वहां से जा नहीं सकता। सीएम ने तो खुद अपने एरिया में काम नहीं किया तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या काम करेगा? हाँ, उसको क्या करना चाहिए, मैं कह रही हूँ योगी बाबा एक काम करो, तुमने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, ठीक है, घंटा बजाना तुम्हारा काम है, घंटा बजा लो, ठीक है, घंटा बजाओ और पूजा पाठ करो, अपनी सक्रियता पूजा पाठ में लगाओ, फालतू में इधर उधर मतवादी मत करो। तुमने सिर्फ क्रिमिनल किसको बोल रही हैं? उन्हीं को बोला। फालतू शब्द एक मुख्यमंत्री को बोलना शोभा देता है? फालतू काम ना करो, मैंने कहा फालतू काम करते हैं वो, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, क्या है ये सब? आज आप बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो परेशान नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर? महिलाओं का शोषण लगातार हो रहा है, उस पर क्यों नहीं ये सरकार कुछ बोलती? बताइए। इनके यहाँ खुद बीजेपी की जो महिलाएं हैं, मेरी खुद बातचीत होती है उनसे, वो खुद कहती है इतना शोषण है कि क्या बताऊं, खुद बोलती है, इनकी पार्टी की महिलाएं बोलती हैं। किस तरह का शोषण बताती होंगी ना सर? शोषण कैसा होता है? महिला शोषण में क्या होता है सर? महिला शोषण में यही होता है कि बेटाइम आपको बेतुक टाइम से बुला लेना, आपको जबरदस्ती किसी जगह पहुंचने की अनुमति नेता करते हैं, बेजा बिल्कुल करते हैं, समूह की महिलाओं के साथ करते हैं। ये आपके कोई नेता अगर बीजेपी के आ रहे हैं बस्ती शहर में तो पूरा समूह के पास कॉल जाती है कि हर समूह की महिला वहां पर आएगी और वहां से लाइव लोकेशन भेजेगी कि मैं आई हुई हूँ,
लाइव लोकेशन भेजेगी। क्या मतलब है ये? समूह को आपने इसीलिए निर्माण कराया था कि बीजेपी की चटुकारिता करने के लिए, लाइनअप होने के लिए महिलाएं जाएंगी। क्यों जाएंगी? आशा बहुएं क्यों जाएंगी? तो मैं ये बहुत बड़ा सवाल करती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर इन्होंने महिला शोषण हमेशा से किया है और करते आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। मैं अगर आती हूँ विधायक बनके तो एक एक सांसद विधायक को ये चेतावनी होगी, किसी भी आशा बहू, किसी भी समूह की महिलाएं, किसी भी सरकार के किसी भी नेता के आने पर उसके स्वागत पर अपना चेहरा दिखाने नहीं जाएंगी। हुस्नबाजी कर रहे हो, हुस्न देखने के लिए बुलाते हो, शर्म नहीं आती इन नेताओं को? इस पर मैं अगेंस्ट हूँ और इस पर एक्शन लूंगी मैं। अगर इसके लिए आपने क्या किया है? अगर आपके पास फोन आता है, महिला इस तरह की बातें करती हैं कि इस तरह का बुलाया जाता है, उनके साथ शोषण होता है, कई तरह का शोषण बताते होंगे, हम कैमरे पर नहीं कहेंगे, तो आपने उनके लिए क्या किया? बिल्कुल कर रही हूँ। क्या कर रही हैं? कोई समूह की महिला है और मुझे पता चल जाता है कि कोई सीनियर किसी तरीके का शोषण किया है, तो मैं डायरेक्ट सीनियर से बात करती हूँ। और यहाँ तक कि आपको बताऊँ, अभी आप हरैया में थे, हरैया में भी महिला के साथ शोषण हो रहा था। एक महिला थी, उनके घर में पानी भरा हुआ था, यहाँ तक उनके लिए मैं उनसे बात करने के लिए गई ऑफिसर से, उन्होंने बदतमीजी से बात की। मैंने उनको अच्छी तरीके से दलील किया। मैंने बोला कि तुम हम लोगों के नौकर हो, नौकर हो, कुर्सी पे बैठे हुए हो, जनता की सेवा करने के लिए बैठे हो। यू आर नोबडी अनटिल अनलेस वी हैव टू डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है। तो जहाँ तक होता है मैं करती हूँ, पुलिस वाला कोई शोषण नहीं कर सकता। आज भी उत्तर प्रदेश बस्ती की बात मैं कर रही हूँ कि बस्ती के अंदर किसी महिला का अगर शोषण होता है, मैं बबीता शुक्ला तन मन धन के साथ खड़ी हुई हूँ। विधायक बनूँ ना बनूँ वो बात की बात है। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई तो सर इतनी हो गई है कि आपको सच बताऊं, लोगों के घर चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। ये बहुत शर्मनाक। तो सरकार दिया है ना सर, गैस मिला है, राशन मिल रहा है फ्री में, अब क्या चाहिए? सर गैस मिला है और वो भी कैसे मिला है? जो वहाँ का प्रधान था हर क्षेत्र का, उसने 2 से 2,500 रुपये लिए हैं गैस दिलाने के लिए। मैं बड़े चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। इसके बाद जो गैस मिला, एक बार आपने गैस फ्री दे दिया, फ्री देने के बाद आपने गैस की सब्सिडी बंद की। पहले सब्सिडी बंद करने के बाद आपने 1,500 का किसी को सिलेंडर दे दिया और हर महीने 1,100 रुपये ले लिया। तो आपसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है? सरकार ने अपने पैसे तिगुने रूप में उनसे वसूल लिए। आज 500 रुपये इंटू 1 साल, तो एक डाटा अगर आप निकालें तो एक महिला कम से कम 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे चुकी है मोदी सरकार को। झोले की बात ले लेते हैं, जो मोदी जी झोला बांट रहे हैं हर जगह से। अरे मेरे को तो शर्म आती है आपको बताने में। वो सर गाय गोरुओं ना खाई सके गेहूँ, हाँ ऐसा गेहूँ बाय दिखाई चुके कबो आई बा हमारे गाँव में, ये गाय गोरुओं ना खा सके। इतना गंदा वायु इंसान खा ले रहे हैं। इंसान नहीं खा रहे, चौवा फरा खा रहे हैं। उनके यहाँ के चौवा फरा कहते चलो कुछ नहीं हो तो हमारे चौवा खाई। 2,000 रुपये हुआ सर, 2,000 रुपये आपने दिया तो कौन सा एहसान कर दिया? 15,000 आपने तो 15-15 लाख देने का वादा किया था 2014 में। सरकार जब उनकी इतनी कमियां हैं, फिर सवाल आता है 2014, 2017, 2019 और फिर बीजेपी कर रही है 2022। मतलब जनता ही तो वोट कर रही है। सर कर रही है या करवाई जा रही है आपको? अच्छा चलिए, बड़ी लंबी बात नहीं करूंगी। 6 महीने पहले ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था। आप ये बताइए क्या किसी ने वोट किया? नहीं, वो तो सत्ता का चुनाव होता है, लगभग देखा जाए तो सत्ता का चुनाव होता है। सपा ने किया, इसके बाद भाजपा ने किया, उसके पहले बसपा। परंपरा बसपा से शुरू हुआ। नहीं, तो क्या गुंडागर्दी से अपने आप सीट डिसाइड कर दोगे? आप एग्जाम नहीं दोगे, अपने आप डिसाइड कर दोगे मैं पास हो गया? अब जनता के चुनाव की बात कर रहा हूँ सर। इसके बाद अभी एक चुनाव, अभी आप देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों का चुनाव हुआ, यूनिवर्सिटीज का जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ। रात 4 बजे सवेरे तक मैं खुद रोड पर घूम रही थी। रात पुलिस वालों से सेटिंग करके लड़कों को उठा लिया गया, जो वोट देने वाले लड़के थे उनको उठा लिया गया। उठा करके जबरदस्ती इसको हनन करके और एक जगह वोटिंग कराई गई। व्हाट डू यू मीन? क्या है ये? गुंडागर्दी। गुंडागर्दी करके तो कोई भी जीत सकता है यार। तो साफ कह दो कि अगल बगल कोई ना खड़ा हो, मैं अकेला विधायक, मैं प्रधान बोले, मैं प्राइम मिनिस्टर बोले। गुंडागर्दी है सर, टोटल गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में। हर समय हर चुनाव में गुंडागर्दी होती है। ज़्यादा देर की बात नहीं है, 2017 की बात बता रही हूँ आपको।
नगर पालिका का इलेक्शन हो रहा था और एक ही आदमी 4 बार वोट देता है, 4 बार वोट देता है इस उत्तर प्रदेश में एक आदमी, और 4 आधार कार्ड होते हैं, और जो क्यूअप होके लोग वोट देने जा रहे हैं उनका नाम ही फर्जीवाड़ा में चला जाता है, नाम ही नहीं होता उनका। क्यों, कैसे? ये टोटल धांधली है। और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में इसलिए आई क्योंकि वो धांधली और चोरबाज लोग हैं। उन्होंने 420 बहुत अच्छी तरीके से सीखी है और उसका रिजल्ट है कि ये आए सत्ता में। सत्ता में आने के बाद बताइए इनके साथ खुश कौन है? अच्छा, आप गांव-गांव जाइए, एक गांव-गांव में सर्वे कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, हर आदमी इस पार्टी को गाली देता है, हर आदमी। तो ये जीतते कैसे हैं? आपको गाली दे रहे हैं और हम जीत रहे हैं, क्या है वजह? इतनी ईवीएम मशीन पकड़ी गई, मशीनों की चेंजेस करते हैं ये, क्यों नहीं ये जीत के आ गए ममता दीदी के पास? कहाँ था इनका पावर? हिला के रख दिया था पूरा उत्तर प्रदेश का सांसद मंत्री, सारे मंत्री संतरी सब तो जाके बैठे थे, क्यों नहीं जीत के आ गए? और उससे भी शर्मनाक बात है, सर दिल्ली की बात बता रही हूँ, केजरीवाल के खिलाफ जा रहे थे, केजरीवाल के समय में एक होटल के अंदर गेरुआ वस्त्रधारी दिख रहा था, ढोंगी बाबा, हर जगह गेरुआ वस्त्रधारी। उसके बाद भी चुनाव हार जाती है बीजेपी के अंदर। यही कमी है। अभी तक मैं आपको सुन रहा था जी। आप कह रही हैं ममता दीदी ने दिखा तो दिया जी। दिल्ली में केजरीवाल ने दिखा दिया, बिहार में तेजस्वी दिखाने की कोशिश की है, आप भी तो लड़े जी। आप कहाँ हैं? बीजेपी के पास विधायक कितने हैं? बंगाल में 70 से ऊपर हो गए, दिल्ली में उसके कितने विधायक हैं, बिहार में कितने मजबूत स्थिति में सरकार में है, आप कहाँ हैं? आपकी स्थिति तो और बद से बदतर। आप केवल तालियां बजाने में नहीं काम चलेगा। अगर बीजेपी हारेगी तो आप खुश हो जाएंगे, यही काम बचा है ना। हम तो ये कह नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम लोग जीत की ओर जा रहे हैं, अग्रसर हैं जीत की ओर। हम लोग तो घुस चुके हैं, नींदें हराम कर। ममता जी के खिलाफ आप भी लड़ी थी ना, आप लोग भी लड़े थे ना, कांग्रेस पार्टी भी तो लड़ी थी। ममता जी के खिलाफ हम लोग लड़े थे, कोई दिक्कत नहीं है, लड़े थे, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये अपना पावर कहाँ रखे थे उस समय? इन्होंने कहा था ना कि ये 300 पार कर रहे हैं, 125 पार कर रहे हैं, क्यों नहीं आए उस डाटा में? क्यों उनको दोबारा इलेक्शन घोषित करना पड़ा? वजह क्या थी? एक महिला से अगर इन्होंने नैतिक रूप में अगर संघर्ष किया तो उस महिला ने किया है संघर्ष, वो किसी भी पार्टी की हो, मैं महिला की बात कर रही हूँ, उसने संघर्ष किया। और आज प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही हैं और जमा रही हैं। इनकी नींदें तो आज भी उड़ी हुई हैं, ये आज भी तो प्रियंका दीदी के पीछे 10 कमेंट करते रहते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनका समय पूरा हो चुका है। आज जब बाघ के सियार के गांव से निकल के जंगल में आए लगी और जंगल से गांव में आए लगी तो कितने देर तक आगिया रही? खत्म होए वाला बाटे हैं ये, इसलिए अब ज़्यादा आग दिखावत बाटे हैं, कौनो फर्क नहीं पड़ी। अब देख लो तिवारी जी लोग जुड़ गए हैं, तब इनके नींद बेकार हो गई बा सीएम साहब के। और सीएम साहब हम सब लोग मैसेज दे रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं आपके रहने पर, इतनी हत्याएं कभी गोरखपुर में नहीं हुई थी। खुले चुनौती है, सीएम साहब इस समय जातिवाद को लेकर घुमाते हैं, खाली जातिवाद करते हैं, इसलिए ये अब खत्म होंगे। चलिए बबीता जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, बेबाकी से इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बस्ती में समय देने।